हम यहाँ पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो वर्णमाला शब्द वर्णमाला है यह भगवान शिव के डमरू से निकला। तो इस वर्णमाला हिंदी वर्णमाला के रचता धरता कर्ता धरता भगवान शिव हैं, भगवान शिव हैं। शिव के डमरू से जो है वर्णमाला शब्द निकला है। तो अ आ इ ई ले से लेकर के क ख ग घ तक जो भी व्यंजन हम सुनते हैं उन सब का जो किया धरा है वो सब वर्ण कहलाता है। तो स्वर और व्यंजन सबको हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हम देखें डमरू से जो है ध्वनि निकली और ध्वनि का ही लिखित रूप वर्ण कहलाया। वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि दो प्रकार की है, एक ऐसा और एक अ। हम अ लिख सकते हैं लेकिन ये नहीं लिख सकते। तो जिस ध्वनि को हम लिख सकते हैं वह ध्वनि का लिखित रूप जो है वर्ण कहलाता है। ठीक है। वर्ण का अर्थपूर्ण अगर मिलन हो तो वह शब्द कहते हैं, जैसे घर, चल, मत, रो। तो हम देखिए यहां पर जब वर्णों का मेल होता है और उनका कोई अर्थ निकलता है तो ऐसे अर्थपूर्ण वर्ण के मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का अर्थपूर्ण मिलन वाक्य कहलाता है। हमने कहा अब घर चल, देर मत कर, तो यह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। हम कहें घर अब चल मत, तो यह वाक्य नहीं बनेगा, अर्थपूर्ण होना चाहिए। वर्ण या अक्षर एक ही होते हैं। वर्ण या अक्षर का अर्थ एक ही होता है, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर का अर्थ होता है अधन क्षर, अधन क्षर, न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जिसको नष्ट नहीं कर सकते, उसे हम अक्षर कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क ख ग अन्ना च छ ज झ ञ अ आ इ उ ऊ ए ऐ आदि को हम कहते हैं वर्णमाला। उच्चारण के आधार पर हमारे पास 45 वर्ण होते हैं। उच्चारण अर्थात बोलने के आधार पर हम कई सारे वर्णों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम देखें इसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर हमारे पास में 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण 52, 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छत्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। अरबी फारसी में वर्णों में नुक्ते का प्रयोग करते हैं। नुक्ता जब नीचे लगाया जाता है, जैसे क, ह, ज, फ, ब, भ, क, ख, ज, फ, तो इनको हम कहते हैं नुक्ते वाले। अब भी रहता है क, ख, ज, फ। जनरली ज और फ का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कागज, कागज, कागज गलत शब्द है, कागज सही शब्द है। हमने कहा गज, हमने कहा गज। गज मतलब होता है हाथी और गज मतलब होता है दूरी, इकाई। दूरी की इकाई है गज, यार्ड कहते हैं हम, यार्ड, गज। मेरा घर 10 गज बड़ा है, हम ये नहीं कहते मेरा घर 10 गज बड़ा है। गज गलत शब्द है, गज माने हाथी होता है। तो नुक्ता न लगाने पर आप गलती कर सकते हैं और यह शब्द हमारे उसके वर्णों में शामिल किया गया है, अरबी और फारसी को भी। अंग्रेजी में आ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम आ किसी चीज में जोड़ते हैं तो उसको हम इसमें जोड़ते हैं, जैसे हम कहें बाल, बाल, डॉल, डाल। हमने कहा बॉल और बाल, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। बॉल माने गेंद, अंग्रेजी शब्द है बॉल, हम हिंदी में कद्दूक कहते हैं। और डॉल माने गुड़िया और डाल माने ब्रांच।
तो डॉल डाल में अंतर हो जाएगा, बॉल बाल में अंतर हो जाएगा। हमने खाली चंद्राकार बिंदी का प्रयोग नहीं किया, अर्थ बदल गया, अनर्थ हो जाएगा। तो अर्थों को ध्यान रखेंगे। तो इसे अंग्रेजी के वर्ण कहते हैं। डॉक्टर लिखना है, ठीक है, कोई भी ऐसे लिखना है, प्रोफेसर लिखना है, प्रोफेसर जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपने अंग्रेजी में दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ता है। अब हम स्वर की बात करेंगे। स्वर यहां पर हमारे पास में 13 स्वर दिए हुए हैं। हम देख रहे हैं अ आ इ ई उ ऊ ए री ए ओ औ अं अह। हम यहां बात कर रहे हैं ये अ ई उ, ये स्वर अपने में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र लिखित ध्वनियों को स्वर कहते हैं। तो हम कहेंगे यहां पर स्वतंत्र ध्वनि जो लिखित है, लिखित स्वतंत्र ध्वनि स्वर है। तो ऐसी ध्वनि जो लिखित हो और स्वतंत्र हो, जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो, स्वर कहलाती है। इनकी मात्राएं होती हैं, हम मात्राओं से इनको दिखा सकते हैं। अ की मात्रा ई की मात्रा ऊ की मात्रा री की मात्रा नीचे लगती है, ए की ओ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा। वैसे देखा जाए तो कुल 10 ही मात्राएं होती हैं, बाकी कुछ इन मात्राओं को अलग से हटा दिया जाता है। जैसे हम कहें री की मात्रा को हम हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। ये मात्राओं के रूप में नहीं होते, ये आयोग वाह के रूप में होते हैं, जो साथ में प्रयोग होते हैं। हम आ की बात करें तो अ मिलके आ बनता है। हम ई की बात करें तो ई मिलके बड़ी ई बनती है। ऊ की बात करें बड़ा ऊ और ऊ को मिलके बनता है। फिर हम देखें यहां पर अ और ई जब मिलते हैं तो बनाते हैं ए। अ प्लस ऊ जब मिलते हैं तो ओ, बड़ा ऊ मिलेगा तो औ, बड़ा ई मिलेगा तो ए बनेगा। ये अ के साथ बनते हैं। री जो है यह व्यंजन प्लस स्वर के मिलने से बनता है र प्लस ई री। हम यहां देखें री व्यंजन से मिलकर बना है। हम इसको देख रहे हैं अंग और अ। अंग जो है इसको हम बोलते हैं अनुस्वार और अह जो है इसको हम बोलते हैं विसर्ग। इनको हम बोलते हैं आयोगवाह। आयोगवाह ऐसे शब्द होते हैं जो अ के साथ तो आते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता इतनी नहीं होती। तो ये प्रयोग होते हैं वृद्धि के साथ। जैसे हम कहें इंग, विंग, चंग, टंग, तंग, फंग, फट, स्वाहा। तो इंग, विंग, चंग, टंग, तंग, फंग जो हम प्रयोग करते हैं, अंग की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग करते हैं अनुस्वार के रूप में। इसका कोई अर्थ नहीं है। इनको ई और न आप नहीं लिख सकते, ई या म नहीं लिख सकते। चंग को आप च और न नहीं लिख सकते, च या म नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जितना है उतना ही आपको पढ़ना पड़ता है। ये आयोग वहां है जो अ के साथ आते हैं, योग बनाते हैं, परंतु दिखाई नहीं देते। अंग अह का उच्चारण ह के रूप में होता है, विसर्ग के रूप में होता है। ठीक है। अब हम प्रकार देखें। अगर स्वरों के प्रकार का हम डिवाइडेशन करें तो देखें ह्रास्व स्वर। ह्रास्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रास्व कहते हैं। अ ई उ ह्रास्व स्वर है, उच्चारण में कम से कम समय लगा, अ ई उ उच्चारण हो गया। दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रास्व से ज्यादा समय लगता है। ये 3 हो गए, ये 7 हो गए, 10 हो गए टोटल हमारे जो लिखित रूप से स्वर है, सॉरी उच्चारण दृष्टि से स्वर है, 10 हो गए। लेकिन लिखित रूप से हमारे पास में 13 स्वर है, उच्चारण की दृष्टि से हमारे पास में 10 स्वर है। ध्यान रखेंगे, उच्चारण दृष्टि से हम देख रहे हैं
ह्रास्व स्वर 3 अ ई उ, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ। उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर ओम, ह्रास्व स्वर से दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है और दीर्घ से प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। माने उच्चारण में कम से कम समय लगे तो ह्रास्व, उच्चारण में अधिक समय लगे तो दीर्घ और बहुत अधिक समय लगे तो प्लुत होता है। जैसे ओम, राम, रमा, मा। तो ये एक आलाप की तरह प्रयोग होते हैं जिसमें एक लंबा समय लगता है। इसके अतिरिक्त जीव के प्रयोग के आधार पर भी हम स्वर को बांट सकते हैं। अग्रस्वर माने जीव के अग्रस्वर, जीव जब आगे की तरफ हो तो हम इस प्रकार के स्वरों का प्रयोग करते हैं। ई ए। जीव हमारी बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करती है, इसलिए इसे अग्रस्वर कहते हैं। ई ए। मध्य स्वर, जब जीव मध्य भाग में पहुंच जाए तो उसे मध्य जीव स्वर कहेंगे। अ, जीभ पीछे चली जाएगी। पश्च स्वर, जब एकदम पीछे जीभ चली जाए, हवा में आ जाए तो उसको हम पश्च जीभ स्वर कहेंगे। जीभ का परिवर्तन हो रहा है। आ उ ए सॉरी आ उ ओ औ। जीभ एकदम पीछे की तरफ सर जाएगी। ए में जीभ बाहर आगे की तरफ बढ़ेगी। जीभ के उठने के आधार पर ऊपर नीचे जब संवृत्त हो, अर्ध संवृत्त हो, अर्ध निवृत्त हो, मतलब बाहर थोड़ा सा बनने का प्रयास कर रही है। निवृत्त का मतलब पूरा कुछ जीव का कोई मूवमेंट ही नहीं, ऐसे समय पर निवृत्त होगा। संवृत्त मतलब मूवमेंट लेगी। ई मतलब जीव अंदर ही अंदर नीचे दबेगी। ई उ जीव नीचे तरफ जा रही है, समृद्ध हो रही है, नीचे मुड़ रही है, हल्का सा वृत्त हो रही, घूम रही है। अर्ध समृद्ध जब कम से कम घूमे। ए ओ में जीव अंदर की तरफ टर्न करेगी। अर्ध निवृत्त ए ओ अंग भी आ जाता है कई बार, लेकिन अ ए ओ हम यहाँ 10 स्वरों में ही चल रहे हैं। अ ए ओ। अर्ध निवृत्त, जब जीव में कोई मूवमेंट नहीं होगा, आप सामान्य रूप से बोलेंगे निवृत्त, कोई वृत्त नहीं बन रहा। अ मुंह एकदम आराम से अ, कैसे भी आप बोल सकते हैं। आ जीभ हटा करके जीभ लगा के बोल सकते हैं। होठ के आधार पर अब आपके ओठ अवृत्त होंगे या अवृत्त होंगे। अवृत्त मतलब मुड़ेंगे नहीं, वृत्त मतलब घूम जाएंगे, वृत्ताकार हो जाएंगे ओठ। अवृत्त आ ई ए। ओठ का कोई प्रयोग नहीं, ओठ फैल गए। आ ई ए उ ओ आओ, तो ओठ हमको घुमाना पड़ा। उ ओ आओ, ओठ घुमाना पड़ा, तो इसे वृत्तमुखी हम कहेंगे। तो आप ये समझे, ये हो गए हमारे स्वर। स्वर अ से अह तक हैं, 13 स्वर हैं और उनके उच्चारण के आधार पर हम उन्हें इन भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्ग क च ट त प। 5 वर्ग हैं। अल्पप्राण महाप्राण में हम अघोष लघोष में क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ और म। हम यहां लिख रहे हैं मुख्य रूप से प्रकार में हमने इसे डिवाइड किया है, वर्ग में डिवाइड किया है। अल्प प्राण अघोष में, महाप्राण अघोष में, अल्प प्राण सघोष में, महाप्राण सघोष में और अनुनासिक में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रकार की। हम देखें कंठ, अर्थात कंठ से बोले जाने वाले। हमने जैसे कहा कि शिव जी की शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो उसी प्रकार से हम इसको काउंट करते हैं, वैसे रखे गए हैं। कंठ वाले एक लाइन रखे हैं। तो क च ट त प 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों को इसमें डाला गया है। अल्प प्राण अघोष
अल्प प्राण का मतलब होता है जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। और अघोष का मतलब होता है, घोष का मतलब वाइब्रेशन, जब आप कोई चीज का घोष करते हैं, बुलाते हैं, तो वो वाइब्रेशन न होना। तो वाइब्रेशन नहीं होगा जब आप क ख बोलेंगे, लेकिन ख बोलने में क से ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जब क बोलेंगे तो अल्प प्राण, कम ताकत, क अधिक ताकत, ख। तो ख महाप्राण, क अल्प प्राण। क भी अघोष, वाइब्रेशन नहीं होगा गले में आपके, ख वाइब्रेशन नहीं होगा गले में आपके, लेकिन आप जब बोलेंगे घ और घ बोलने में आपके गले में वाइब्रेशन होगा। जहां वाइब्रेशन हो गया उसको हम बोलते हैं सघोष, अर्थात वाइब्रेशन के साथ। तो वाइब्रेशन के साथ वाले आपके यहाँ के ये सभी वाइब्रेशन के साथ में हैं, और ये सभी विदाउट वाइब्रेशन हैं। अघोष हैं ये, सघोष हैं ये अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। सघोष में भी अल्प प्राण महाप्राण है और अघोष में भी अल्प प्राण महाप्राण है। ठीक है, तो आपको क च ट त प बोलने में कोई वाइब्रेशन नहीं है, कम ताकत लगेगी। महाप्राण में ख छ ठ थ फ में ताकत ज्यादा लगेगी, लेकिन वाइब्रेशन नहीं होगा। अल्प प्राण सघोष में ग ज ड ध भ बोलने में वाइब्रेशन होगी, लेकिन कम ताकत लगेगी। महाप्राण सघोष में ज्यादा ताकत लगेगी, घ झ ढ ध भ। अब बचे ये अनुनासिक। अनुनासिक जो होते हैं इनका उच्चारण नाक से किया जाता है, इसलिए इसे पंचाक्षर या अनुनासिक कहते हैं, अर्थात नाक से उच्चारण करने किए जाने वाले वर्ण। तो इनका नाक से उच्चारण होता है, पंचाक्षर कहे जाते हैं। पांचवा अक्षर होते हैं अपने सभी वर्णों का, 1 2 3 4 और पांचवा अक्षर होते हैं। इनका कभी कभी प्रयोग जो है प्रथम अक्षर के साथ, इससे पहले के अक्षरों के साथ किया जाता है। जैसे अंक लिखना है तो अंक ऐसे लिख दिया गया अंक। आजकल इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन पहले इसका प्रयोग होता था। अब अपन अंक ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। चक्षु अपने लिखना था तो हमें चक्षु इस टाइप से लिखते थे पहले, लेकिन अब चंचु इस टाइप से चंचु लिख देते हैं। चंचु पहले ऐसे चंचु लिखते थे, अब ऐसे चंचु लिख देते हैं। ठीक है। ड वाले में अपन देखे खंड, पहले ऐसे लिखते थे, अब खंड ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पहले इसका प्रयोग होता था, अब इसका प्रयोग ज्यादातर नहीं होता है। ठीक है, जैसे संधि, लेकिन अभी संधि। ठीक है, तो ऐसा ध न के प्रयोग करके लिख दिया गया। तो इस टाइप के शब्दों का प्रयोग पहले लिखा जाता था, अब इस टाइप का प्रयोग नहीं होता। जनरली हम इस टाइप वाले शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर ड और ढ दिए हुए हैं। ड ढ ये जो है द्विगुणित व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुणित व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुणित मतलब ढ ढ। संस्कृत शब्द में इसका प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग जनरली हिंदी शब्दों में ही किया गया है और उसी में लाया गया है। संस्कृत में जब कहा जाता था क या कह, तो इस स्थान पर ड और ढ शब्द को लाया गया। संस्कृत के क और कह शब्द की जगह हिंदी का ड और ढ शब्द आया, उसका स्थान लिया। इसके अतिरिक्त अपन देखें, वैसे हमारे पास में 33 संख्या है, इनकी 33 संख्या है, लेकिन ये दो द्विगुणित व्यंजन भी जुड़ जाते हैं, इसलिए हमने कहते हैं 35 व्यंजन। ठीक है, और कुछ खास इसमें नहीं है। कंठ मतलब गले से बोले जाने वाले, क ख ग घ अंगा, गले की ताकत लगती है सीधा निकल जाएगा। तालव्य मतलब जब आपकी जीभ आपके दांत के नीचे जो तालु बना है वहां चिपक जाए, तालव्य। जैसे हम बात करेंगे च छ ज झ इया, बाबा जीभ नीचे भागेगी। मूर्धन्य जीभ टर्न कर जाए, मुड़ जाए। ट ठ ड ढ ढ, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, टकराएगी ऊपर नीचे, मुड़ेगी, मूर्धन्य। दंतव्य जब दांत से जाकर के जीभ नीचे चिपक जाए, तालु के ऊपर दांत से चिपके जीभ, तो उसको हम बोलेंगे दंत। त थ द ध न। ओष्ठ जब आपके होंठ टकराएं आपस में, तब बोलेंगे आप प फ ब भ म।
बिना होठों को मिलाए आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प फ ब भ म। अंतःस्थित, अंतःस्थित का मतलब होता है जो आपके तालु और मुख के अंदर ही रह जाएं, इसके लिए आपको ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अधिकतर जो है इसमें वो अघोष होते हैं। य र ल व, यह जो है अंतःस्थित है, तालव्य अर्थात तालु जीभ के नीचे यह जाकर टकराएगा, जीभ के नीचे टकराएगा, यह ऊपर से नीचे टकराएगा, तालु पे बोलेंगे, तालु पे टकराएगा, तालु पे। यह र वत्सर पे है, ठीक है, यह अर्धस्वर है, जीभ के नीचे जाकर टकराता है, ठीक है। यह और वह अर्धस्वर है, जीभ नीचे टकराएंगे, तालव्य पे टकराएंगे। र वत्सर्य है, मतलब हवा में रहेगा, हवा में उड़ता हुआ जाएगा, वत्सर्य र र र। दंत मूलक है, दांत पे टकराएगा, मसूड़े से टकराएगा, र ऊपर नीचे हो जाएगा, दांत से टकराएगा, नीचे जाएगा, दंत मूलक है। र ल भी दंत मूलक है और मसूड़े पे टकराएगा, ल ऊपर नीचे होगा। व दंतोष्ठ है, माने दांत और ओठ को मिलाकर के हम व बोलेंगे, बिना ओठ और दांत मिला नहीं होता, व, ठीक है। यह वह अर्धस्वर में आते हैं, र लुंठित स्वर में आता है, और ल पार्श्विक है, मतलब ल पार्श्विक में पीछे का है, जीभ अंदर कर जाएगी, ल अंदर कर जीभ चली जाएगी, पार्श्विक पीछे गिर जाता है। अर्धस्वर आधा स्वर है, आधा व्यंजन है, यह और वह को हम दोनों तरफ में रख सकते हैं, मतलब व्यंजन तो ही है, आधा स्वर में भी रख सकते हैं। ऊष्मावाही अर्थात जिनके बोलने से मुख से ऊष्मा निकलती हो, उन्हें ऊष्मावाही के रूप में हम देखते हैं, जैसे तालु, श बोलते हैं, शक्कर, शक्कर, तो शक्कर से बोलते हैं जीभ तालु में नीचे की ओर दबती है, श। जब हम ये स बोलते हैं सूरज, तो दांत पे जाकर के जीभ टकराती है, दांत पे नीचे स, या आपके बीच दोनों दांत जोड़ेंगे तो स बोलेंगे, तो यहां बीच में आकर दांत के नीचे टकराती है, दांत पे सीधा टकराती है जीभ, स। मूर्धा जब जीभ टेढ़ी हो जाती है तो हम बोलते हैं षटकोण, इसको ह भी बोलते हैं अवधि में, जनरली हम इसको षटकोण श बोलते हैं, जीभ पीछे की जाती है, षड्यंत्र। ह कंठयंत्र अर्थात कंठ में बोलने पर कंठ में वाइब्रेशन सा हो जाता है, तो कंठ यंत्र इसको बोलेंगे, कंठ में एक गुंजायमान होगा, और ह की ध्वनि होगी, ह, ठीक है। तो ऐसा ध्वनि का उच्चारण इसके द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त अपन देखें, जो स्वर हैं वह हम जनरली देखते हैं, दो स्वर कहें, अक्षर हम जनरली दो प्रकार का हम डिवाइडेशन करते हैं। अक्षर का डिवाइडेशन, एक होते हैं बधाक्षर, एक होते हैं मुक्ताक्षर। अक्षर, बधाक्षर और मुक्ताक्षर। बधाक्षर में क्या होता है, बधाक्षर में जो अंतिम वर्ण होता है वो व्यंजन होता है, जैसे आप, साम, दाम, कोई भी। मुक्ताक्षर में अंतिम जो अक्षर होता है वो स्वर होता है, जैसे गया, रमा। तो अंतिम अक्षर हमेशा जो है इसमें स्वर होता है, उसे हम मुक्ताक्षर कहते हैं। तो अक्षर दो प्रकार के हैं, बधाक्षर और मुक्ताक्षर, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी अक्षरों के कुछ प्रकार हैं, जैसे हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर उच्चारण के आधार पर हम तीन भागों में अक्षरों को डिवाइड कर रहे हैं। संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि क्या होती है कि आपकी पहली ध्वनि पूर्ण न हुई हो तब तक दूसरी ध्वनि बाहर आ जाए, उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे प्राण, प्राण, तो आप र बोलने से पहले प बोलते हैं, प बोलने से पहले र बोलते हैं। अब आप क्या पहले बोल रहे हैं उसमें आप कंफ्यूज हैं, उसको आपको तत्काल दोनों शब्दों को बोलना है और दोनों की अपनी मर्यादा है। प्राण, पता ही चलता आपने र का बोला, प का बोला, तो ये जुड़े हुए होते हैं, तो संयुक्त ध्वनि कहते हैं, प्राण, घ्राण आदि। संपृक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि का मतलब होता है आप जब
शब्द को बोल रहे होते हैं तो दो शब्दों के बीच में आने वाला जो शब्द होता है वह अपनी जगह से नदारद हो जाता है, गायब हो जाता है। संबल, आपने बोला संबल, सबल, संबल, अंबल, संबल में आप इसकी बिंदी लगा के बोल सकते हैं और इसको संबल चंबल शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मध्य स्वर जो है वो छिपा हुआ सा रहता है, ऐसा लगता है आपने उच्चारण किया ही नहीं और वो अपनी जगह से मूवमेंट कर गया शब्द, इसे संपृक्त बोलते हैं, जो छिपा हुआ है उसका प्रयोग कर रहे हैं। युग्मक, युग्मक का मतलब होता है जब आप युग्म में शब्द को बोलते हैं, एक ही शब्द का दो से अधिक बार उच्चारण करते हैं। जैसे दिक्कत, दिग्गज, ग का दो बार प्रयोग किए, क का दो बार प्रयोग किए, दिक्कत, दिग्गज। इसके अतिरिक्त होते हैं बलाघात स्वर। बलाघात स्वर का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनका जब आप उच्चारण कर रहे हो या वर्ण जिनका उच्चारण कर रहे हो वो दूसरे वाले शब्द को दबाने का प्रयास करें, तो उसको हम कहते हैं बालात। बालात मतलब ताकत के साथ आना चाहता है वह वर्ण। जैसे विष्णु, विष्णु में आप वी पर ज्यादा दबाव दे रहे हैं, शुरू पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इंद्र, इंद्र में आप इन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और द्र पे ध्यान। पिता, पिता में हो जाएगा, नहीं बचेगा, लेकिन इंद्र, इंद्र विष्णु, तो इंद्र में आप इन पर ज्यादा जोर देते हैं। जब आप पहले शब्द पर ज्यादा जोर दें और दूसरा शब्द नगण्य हो जाए तो उसको हम कहते हैं बालात। तो ये बालात वर्ण है इंद्र ई और विष्णु का वी। संगम, संगम मतलब जब दो शब्दों को जो जोड़ रहा हो उसको आप कहते हैं संगम वर्ण। संगम वर्ण कैसे हो सकते हैं या संगम स्वर कैसे हो सकते हैं? जैसे हमने लिखा है तुम्हारे, 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 हम इसको सिंपल बोलेंगे तुम्हारे, तुम्हारे। संबल में मेरा संबल अपन जुड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे हवस जुड़ा, हम इसको तुम्हारे कह सकते हैं। तो तुम्हारे या तुम्हारे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, संगम हो रहा है, तू, तुम और हारे का संगम हो रहा है, यहाँ ये संगम शब्द कहते हैं। अनुतान, अनुतान का अर्थ होता है कि किसी चीज का गायन, गाना, माने इसको हम कहते हैं गायन में होना, लयबद्ध होना, तान, अनुतान, तान शब्द से बना है अनुतान। तो एक हम इसमें एक गायन ला रहे हैं, अनुतान एक गायन ला रहे हैं। गायन कैसे हम ला रहे हैं? कौन करेगा, अच्छा, तो ये ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक अर्थ दर्शाते हैं। हम कहेंगे अच्छा है, हमने इसको थोड़ा सा गाना गा करके बोला, हमने जैसे इसमें तान लाई उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे हमने कहा कोई चीज अच्छी है तो हमने कहा अच्छा है, कोई चीज बुरा है तो हम उसको थोड़ा मन रखने बोलते हैं अच्छा है, और कोई चीज गलत कह दिया तो हम कहते हैं अच्छा है, अच्छा। हम किसी चीज समर्थन कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। हम किसी का विरोध कर रहे हैं, अच्छा ऐसा। तो हम किस लय ताल में बोल रहे हैं, तो वो लय ताल में अगर हम शब्द को बोलते हैं उसका उच्चारण का मतलब बदल जाता है, तो उसको हम कहते हैं अनुतान। कौन करेगा, कौन करेगा, कौन कौन करेगा, ऐसे शब्दों का भी अर्थ बदल जाता है। हम कहें आज हम खेत खन देते हैं, आज हम कोई दवाई बना देते हैं जिससे कोरोना के लोग ठीक हो जाएं, तो हम कहेंगे कौन करेगा। तो या हम कहें वैज्ञानिक कर रहे हैं तो हम कहेंगे उनके अलावा कौन करेगा, मतलब बदल जाएगा। तो कौन करेगा, कौन करने वाला भी है और कोई करने वाला नहीं भी है। तो ये अनुतान है, हम तान या लय के माध्यम से शब्द को बोलने का प्रयास करते हैं, उसमें हमारी थोड़ी सी लयबद्धता होती है और उसमें बहुत सारे अर्थ घुसे हुए होते हैं। तो इस टाइप पे हो गया हमारा ये व्यंजन, इन व्यंजन को हम समझेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है हम अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारी संधि। धन्यवाद।